गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम शैलों के बारे में पढ़ेंगे। शैल किसे कहते हैं? शैल शब्द का प्रयोग किसी कठोर वस्तु के लिए किया जाता है। भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से वे सभी पदार्थ जिनसे भूप्रपटि का निर्माण हुआ है, चाहे वे कठोर हो या मुलायम, शैल कहलाती है। भूप्रपटि यानी पृथ्वी का ऊपरी भाग, जो चाहे कठोर चट्टानों से निर्मित हो चाहे मुलायम चट्टानों से, वो सभी चट्टानें शैल कहलाती हैं। और शैलों के प्रकार। शैलें 3 प्रकार की होती हैं। पहला आग्नेय शैलें, दूसरा परतदार शैल और तीसरा है कायांतरित शैल। आग्नेय शैल तरल एवं तप्त मैग्मा व लावा से बनी शैलें आग्नेय शैल कहलाती हैं। सबसे पहले निर्मित होने के कारण इन्हें प्राथमिक शैल कहते हैं। सबसे पहले कौन सी चट्टान का निर्माण हुआ? आग्नेय चट्टान का, इसलिए इसे प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। तरल और तप्त पदार्थ धरातल के आंतरिक भाग में पाए जाते हैं, उसे मैग्मा कहते हैं। वह यही पदार्थ जब धरातल के ऊपर पहुंचते हैं ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा, तो उसे लावा कहा जाता है। आग्नेय शैलों का लगभग 95% भाग धरातल के ऊपरी भाग में 16 किलोमीटर की मोटाई तक मिलता है। धरातल का ऊपरी भाग जो 16 किलोमीटर की मोटाई तक होता है, वो मुख्यतः आग्नेय चट्टान से निर्मित होता है और 95% चट्टानें आग्नेय पाई जाती हैं। निर्माण प्रक्रिया देखिए। ये धरातल है और धरातल के नीचे तरल तप्त पदार्थ भरा हुआ रहता है, जिसे मैग्मा कहते हैं। जब ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा यही मैग्मा धरातल के ऊपर लावा के रूप में आता है, और लावा के रूप में आने के साथ ही जिससे जो चट्टान बनती है, जैसे पर्वतमाला बन गई, तो वो आग्नेय चट्टान कहलाती है। यह इसकी निर्माण प्रक्रिया थी। अब इसकी विशेषता देखिए। आग्नेय चट्टान की विशेषताएं। इन शैलों में परतें नहीं पाई जाती। परतें नहीं होती है क्योंकि तरल तप्त पदार्थ के द्वारा इनका निर्माण होता है, इसलिए इसमें परतें नहीं पाई जाती। जीवाशेषों का अभाव पाया जाता है। जीव जंतु और वनस्पति का अभाव इसमें देखने को मिलता है। यह अरंध्रमयी होती है। इनमें रंध्र नहीं पाए जाते, छिद्र नहीं पाए जाते, इसलिए इसमें जल प्रवेश नहीं करता है। यह रवेदार होती है। बुलबुले इसमें पाए जाते हैं बीच बीच में। यह कठोर होती है और धात्विक खनिजों की प्रधानता इन चट्टानों में पाई जाती है। धात्विक खनिज जो भी सोना, चांदी, लोहा, तांबा आदि खनिज हैं, वो आग्नेय चट्टान में ही पाए जाते हैं। यह इनकी विशेषता थी। अब आग्नेय शैलों का वर्गीकरण। आग्नेय शैलों को निर्माण स्थल के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। पहला आंतरिक आग्नेय चट्टान और दूसरा है बाहरी आग्नेय चट्टान। आंतरिक आग्नेय चट्टान जो धरातल के आंतरिक भागों में इसका निर्माण होता है, उसे आंतरिक आग्नेय चट्टान कहते हैं। और बाहरी आग्नेय चट्टान जो धरातल के ऊपर इनका निर्माण होता है, उसे बाहरी आग्नेय चट्टान या शैल कहते हैं। आंतरिक शैलों को पुनः 2 भागों में बांटा गया है। पहला है पातालीय और दूसरा है उपपातालीय शैलें। पातालीय बहुत अधिक गहराई पे इनका निर्माण होता है। वो पातालीय कुछ गहराई पे इनका निर्माण होता है। और उदाहरण है पातालीय आग्नेय चट्टान का उदाहरण ग्रेनाइट। दूसरा है उपपातालीय आग्नेय शैलें, जिनमें आकृतियाँ बनती है, जैसे फेकोलिथ, लेखोलिथ, डाइक आदि। बाहरी आग्नेय शैलें, जिनके उदाहरण हैं गैब्रो और बेसाल्ट। ये आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। रासायनिक संरचना के आधार पर आग्नेय शैलों का वर्गीकरण। अब रासायनिक संरचना के आधार पर आग्नेय चट्टानें 4 प्रकार की होती है। पहला है अम्लीय, दूसरा पेटिक, तीसरा मध्यवर्ती और चौथा है अल्ट्रापेटिक शैलें। अम्लीय शैलें, जिन शैलों में 65% से अधिक सिलिका की मात्रा होती है, उन्हें अम्लीय शैलें कहते हैं। इसमें लावा गाढ़ा होता है क्योंकि 65%
सिलिका पाई जाती है। अति शीघ्र यह ठंडा होकर कठोर हो जाता है। पेटिक शैलें, जिन शैलों में 45 से 55% के मध्य सिलिका की मात्रा पाई जाती है, इन्हें पेटिक शैलें कहते हैं। तीसरा है मध्यवर्ती शैलें। मध्यवर्ती शैलें, इन शैलों में सिलिका की मात्रा अम्लीय व पेटिक के मध्य पाई जाती है। 65% से कम और 45 से 55% से अधिक, दोनों के बीच में सिलिका की मात्रा पाई जाती है, जिसे पेटिक शैलें कहते हैं। अम्लीय और पेटिक शैलों के बीचों की प्रक्रिया को मध्यवर्ती शैलें कहते हैं। और अल्ट्रापेटिक शैलें, सिलिका की मात्रा 45% से कम पाई जाती है। यह था रासायनिक संरचना के आधार पर आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण। और आगे हम तीनों चट्टानों की निर्माण प्रक्रिया डायग्राम द्वारा समझेंगे। जैसे आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ, जैसे आग्नेय चट्टान बनी, वर्षा होती है, वैसे हवा के द्वारा भी चट्टानें उड़ उड़ के एक स्थान दूसरे स्थान पर जाकर के जमा होती है, पर मुख्यतः जल द्वारा यह क्रियाएं अधिक होती है। जैसे ही पर्वतों से नदियां निकलती है, मान लीजिए यह नदी निकल रही है, यह नदी आकर के किस में गिरती है? महासागर में। यह सागर है, इसमें जमा हो रही है। अब इसमें अनेक प्रकार के कंकड़ पत्थर, रेत, बजरी और जीव जंतु वनस्पति के अवशेष हैं, वो साथ में बहा करके लाती है और ला करके महासागर में जमा कर देती है। यह प्रतिवर्ष लगातार इनमें मलबा जमा होता रहता है और परत पे परत जमा होते हैं और कालांतर में ये चट्टान बन जाती है। वो कौन सी चट्टान? परतदार चट्टान कहलाती है। इसमें परतें पाई जाती है इस प्रकार से, क्योंकि हर वर्ष लगातार मलबा जमा होता रहता है और इसके बीच बीच में जीव जंतु और वनस्पति के अवशेष, जीव जंतु और वनस्पति दबते रहते हैं, जिस कारण से परतदार चट्टानों में जीव जंतु और वनस्पति के अवशेष पाए जाते हैं, दिखाई देते हैं जीवावशेष। यह परतदार चट्टान हो गई। अवसाद यानी कचरा, कंकड़ पत्थर, रेत, बजरी और जीव जंतु वनस्पति के अवशेष के द्वारा इस चट्टान का निर्माण होता है, इसलिए इसे अवसादी चट्टान भी कहते हैं। परतदार चट्टान अधिकांशतः महासागरों में ही बनती है जल के द्वारा। अन्य स्थान पर बनती है, पर जल के द्वारा इस चट्टान का निर्माण अधिक होता है। ये तो परतदार चट्टान हो गई, यह आग्नेय चट्टान हो गई। अब कायांतरित चट्टानें। कायांतरण, जैसे ज्वालामुखी नली है, इसमें इसके पास वाली चट्टानें पहले कौन सी थी? आग्नेय चट्टान थी। और पुनः ज्वालामुखी उद्गार होता है। यहाँ पे उद्गार होने के साथ ही क्या होता है कि यहाँ